हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, किसने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान है कहा था? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है एक धन का विज्ञान है? ये कहा था एडम स्मिथ ने। याद रखिएगा, एडम स्मिथ के द्वारा क्या कहा गया था कि अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले ना माइक्रो शब्द का जो प्रयोग है ये किसके द्वारा किया गया था? तो रैगनर फिश के द्वारा। किसके द्वारा? रैगनर फिश के द्वारा सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जिसका कि नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से याद ही रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? चार ऑप्शन दिया हुआ और इसमें से आपको बताना है। तो मार्शल जो है ये अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। कौन? तो मार्शल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ये जो कथन है, ये कथन आखिर किसका है कि अर्थशास्त्र जो है ये मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ये कथन है, ये कहना है मार्शल का ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये कथन किसका है? तो मार्शल का है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? अर्थशास्त्र की आखिर समस्या क्या है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि आर्थिक विकास करना, साधनों का आवंटन करना, साधनों का कुशलतम प्रयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी क्या हैं? तो अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? तो अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या जो है ये मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो ये चुनाव की समस्या है। किसकी समस्या है? तो याद रखिएगा, आर्थिक समस्या जो है ये मूलतः चुनाव की समस्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत मतलब बांटा जाता है। तो समाजवादी के रूप में भी बांटा जाता है अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी के रूप में भी और मिश्रित रूप में भी। इसलिए ऑप्शन हो जाए इसका डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी रूपों में वर्गीकृत यानी कि बांटा जाता है अर्थव्यवस्था को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो चार ऑप्शन दिया हुआ इसमें से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है किस क्षेत्र में ना निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। किस क्षेत्र में होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जो निजी क्षेत्र होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, इनका सह अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से याद ही रखिएगा कि उत्पादन वक्र का जो ढाल है ये किस तरफ गिरता है? आगे से बाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर उत्पादन वक्र का जो ढाल है वो गिरता है। किस तरह से? तो ऊपर से नीचे की ओर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, वो होता है अधिकतम लोक कल्याण। क्या होता है? तो अधिकतम लोक कल्याण एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का जो समाधान है वो किसके द्वारा होता है? तो मूल तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? मूल्य तंत्र के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र ढाल होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वो किस तरह का होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, या ऊपर से बाएं की ओर होता है? तो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद ही रखिएगा। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल किस तरह का होता है? तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है ये कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ये जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लाइन है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान। ये किसने कहा था? तो मार्शल ने ही कहा था।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लाइन किसने बोली थी? तो मार्शल के द्वारा ये लाइन को बोला गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग जो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है वो नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं इकोनॉमिक्स के इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इकोनॉमिक्स में आपको 2 बुक पढ़ना है, समझ गए कि 2 बुक पढ़ना है आपको क्लास 12 इकोनॉमिक्स में, और दोनों बुक में जितने चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, समझ गए। और यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको रहेगा इकोनॉमिक्स का और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, जिसमें कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न रहेंगे और सभी चैप्टर से रहेंगे। यानी कि चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा कुछ आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा पिछले 11 साल में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है ये केवल और केवल 20 रुपीज़ में मिल रहा है, यानी कि केवल और केवल 20 रुपये में मिल रहा है। इतना कम इसीलिए इसका प्राइस रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएगा। पे कैसे करना है और लेना कैसे है? तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आपको क्या करना है केवल और केवल 20 रुपये इस नंबर पर पे कर देना है। और जैसे आप 20 रुपये पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर से आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा। इसी नंबर पर पे भी करना है और इसी नंबर से व्हाट्सअप भी है। तो इस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट को जो आप पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट भेज देना है और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है इकोनॉमिक्स, जिससे कि ये पता चल जाए आपको इकोनॉमिक्स का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे इकोनॉमिक्स, आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सबको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे ना उसमें से अधिकतर प्रश्न आप लोगों को अधिकतर यानी कि 90 से 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से, और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सारा कुछ इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए इसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बेहतरीन ढंग से अपने एग्जाम की तैयारी इस पीडीएफ से आप लोग इकोनॉमिक्स का कर सकते हैं। इसका प्राइस केवल और केवल 20 रुपये इसीलिए है ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। चलिए बातें अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से यानी कि 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन अर्थशास्त्री जो है वो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन अर्थशास्त्री जो है वो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो कैनन जो है ये कल्याणवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो वितरण जो है ये उत्पादन का साधन नहीं है। भूमि, श्रम और पूंजी ये क्या है? तो ये उत्पादन का साधन है, लेकिन वितरण तो उत्पादन का साधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, ये किसने कहा था? अर्थशास्त्र जो है ये विज्ञान और कला दोनों है, तो ये किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जो लाइन है कथन है वो किसके द्वारा कहा गया? तो मार्शल के द्वारा ही कहा गया है। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा, मार्शल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। अब ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है यथार्थवादी विज्ञान भी है और आदर्शवादी विज्ञान भी है? तो ये भी कहा था मार्शल ने ही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है एक वास्तविक विज्ञान है? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? ये भी कहा गया था रॉबिन्स के द्वारा। ये मार्शल के द्वारा नहीं, ये रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था कि अर्थशास्त्र जो है एक वास्तविक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है नहीं उद्देश्यों के बीच तटस्थ है? तो ये भी किसने कहा था? ये कहा था रॉबिन्स ने ही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोनों लाइन जो ऊपर था और ये भी लाइन किसके द्वारा कहा गया? तो रॉबिन्स के द्वारा ही। याद रखिएगा अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है और अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, ये दोनों लाइन जो है रॉबिन्स के द्वारा ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र क्रिया के प्रकार है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अर्थशास्त्र क्रिया के कौन से प्रकार है इनमें से। तो उत्पादन, उपभोग और विनिमय ये तीनों जो हैं ये अर्थशास्त्र क्रिया के ही प्रकार है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है दुर्लभता संबंधी विचारधारा है। तो दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसका है? तो रॉबिन्स का है दुर्लभता संबंधी विचारधारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
अंग्रेजी का शब्द मैक्रो जो कि ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, इसका आखिर अर्थ क्या होता है? इतना तो समझ गए कि अंग्रेजी का शब्द है मैक्रो जिसको कि ग्रीक के शब्द मैक्रोज से लिया गया है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है व्यापक। क्या अर्थ होता है? मैक्रो शब्द जो कि ग्रीक का शब्द है, जिसको कि मैक्रो जो है ग्रीक का शब्द मैक्रोज से लिया गया, और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है व्यापक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है उत्पादन के कौन से साधन हैं। तो भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीनों जो है ये उत्पादन के ही साधन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? तो वस्तु का कीमत निर्धारण करना, साधन की कीमत निर्धारण करना और आर्थिक कल्याण करना, ये तीनों जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की ही शाखाएं हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का, कुल उत्पादन का और पूर्ण रोजगार का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी का। इनमें से सभी का समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ और इसमें से आपको बताना है। तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का जो सिद्धांत है ये समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसमें से किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत उद्योग का और व्यक्तिगत फर्म का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी का व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आर्थिक क्रियाओं का कौन सा प्रकार है। तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश, ये सभी क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं के ही प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं के ही प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? तो अस्थायी पूंजी का जो उपभोग है वो क्या होता है? तो वो होता है घिसावट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है? तो घिसावट व्यय जो है, घिसावट खर्च जो है ये जीएनपी एमपी में सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती है? तो दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण जो होता है वो आता है। पहले क्षेत्र के अंतर्गत जो कृषि होती है और कृषि से संबंधित क्रियाएं होती है वो सारी आती हैं। विनिर्माण की जो क्रिया है ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, और ये सेम क्वेश्चन आप लोगों से लघुत्तरीय में पूछा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और यही होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य होता है व्यक्तिगत इकाइयों का व्यवहार समझना। व्यक्तिगत इकाइयों का व्यवहार समझना व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सा है ना व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग है। तो मांग का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मांग का जो सिद्धांत है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही अंग है। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार की अर्थशास्त्र की शाखा है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ये विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र की एक शाखा है, यानी कि एक ब्रांच है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार के अर्थशास्त्र की शाखा है? तो विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र की शाखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से उपभोक्ता एवं या फिर उत्पादक के व्यक्तिगत निर्णय का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? तो उपभोक्ता का और उत्पादन व्यक्तिगत के निर्णय का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। मार्शल का पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल, इनके द्वारा ही व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य सिद्धांत है मांग और पूर्ति का संतुलन। मांग और पूर्ति का संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का कौन सा तरीका होता है?
तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य तरीका होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ गए। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं, अभी तक जो भी बच्चे बचे हुए हैं नहीं लिए उस पीडीएफ को, इकोनॉमिक्स के पीडीएफ को, तो केवल और केवल आप लोग 20 रुपीज़ पे करके उस पीडीएफ को ले सकते हैं। उसमें जितना क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में अधिकतर प्रश्न जो है उसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं उस पीडीएफ को नहीं लिए उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।